नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर हैं और विदेश यात्रा के दौरान उनकी तमाम देशों में बहुत सारे समझौते भी हुए और वहां पर उनको कई सम्मान भी मिले। लेकिन चर्चा सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की हो रही है वो वहां पत्रकारों के पूछे गए सवालों और उनसे उनके सवालों के मिले जवाबों की हो रही है। क्या कुछ हुआ है, उसने पूरी दुनिया में ये दिखा दिया है कि भारत में प्रेस फ्रीडम की क्या स्थिति है और दूसरे देशों में भी किस तरह से वहां की मीडिया से भारत के अधिकारी, प्रधानमंत्री और मंत्री उम्मीद करते हैं। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। और हुआ क्या है कि नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रधानमंत्री ने, वहां की एक पत्रकार ने उससे सवाल पूछा लेकिन प्रधानमंत्री ने जवाब नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने विदेश मंत्रालय की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वहां भी वो सवाल पूछा और उनके सवालों के जो जवाब मिले उसने न सिर्फ उस पत्रकार को, नॉर्वे की उस पत्रकार को हैरान कर दिया बल्कि पूरी दुनिया उससे हैरान हो गई कि आखिर ये जवाब क्या दे रहे हैं विदेश मंत्रालय के अधिकारी। अब ऐसा क्यों है? सवालों से प्रधानमंत्री देश में तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं है, बाहर भी वो सवालों से क्यों भागते हैं और सवाल ऐसा क्या पूछा गया? इन सब पर चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं। उनसे बात करते हैं और इस मुद्दे को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं जो कुछ प्रधानमंत्री की इस विदेश यात्रा के दौरान हुआ है और हो रहा है। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपका इस कार्यक्रम में। और अब सवाल यही है, शुरुआत हम आपसे यही करना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री ने तो जवाब दिया नहीं, वैसे भी वो इस तरह से सवालों के जवाब नहीं देते हैं, लेकिन जो विदेश मंत्रालय के अधिकारियों का जवाब रहा सवाल का, जो हम लोग देख रहे हैं उस विजुअल को प्रेस कॉन्फ्रेंस के, 3 सवाल सीधे सीधे तौर पर पूछे गए कि हमारे देश के साथ आपका समझौता हो रहा है लेकिन हम आप पर कैसे भरोसा कर लें। एक सवाल ये था। दूसरा सवाल यह था कि आपके देश में मानवाधिकारों के हनन की घटनाएं होती हैं, आप क्या एश्योरेंस दे रहे हैं कि ये घटनाएं अब नहीं होंगी? और तीसरी बात ये कि आपके प्रधानमंत्री यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री कठिन सवाल लेने से क्यों घबराते हैं या उनके सवाल के जवाबों क्यों नहीं देते हैं? और इसके जवाब में क्या कहा कि भारत एक 5000 साल पुरानी सभ्यता है और क्या है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही। क्या मैसेज क्या गया है पूरी दुनिया में प्रोफेसर अखिल स्वामी जी? देखिए मिश्रा जी, वास्तविकता में अभी तक तो ये देश के अंदर की बात थी और हम लोग ये मानते थे कि देश के अंदर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, देखिए डेमोक्रेसी का सबसे मुख्य आधार है ट्रांसपेरेंसी। भाई प्रश्न पूछे जाएं, जवाब दिए जाएं, जनता देखे। जैसे हमारे देश के अंदर सोचिए हजारों साल पहले जो शास्त्रार्थ होता था उसका बेस क्या था जी? शास्त्रार्थ का क्या था भाई? शास्त्रार्थ का मतलब ये था कि कोई ज्ञानी पुरुष आता था गांव से गुजरता हुआ और कहता था कि मैं इस गांव के लोगों को चैलेंज करता हूं, कोई भी आए और मेरे से शास्त्रार्थ कर ले जी। अच्छा, वो एक मंच पे वो बैठ जाता था, दूसरे मंच पे जो उन्हें चुनौती देने वाला होता था वो बैठ जाता था। पूरा गांव चारों तरफ से खड़ा हो जाता था, उन्हें ऑब्जर्व करता था, वॉच करता था और उसके बाद ये सिद्ध हो जाता था। आपको मंडन मिश्र और वो काशी वाला किस्सा है वो आपने सुना ही होगा जी। इस प्रकार से हमारी की परंपरा है शास्त्रार्थ की। और शास्त्रार्थ का मतलब था ट्रांसपेरेंसी। भाई हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, हर आदमी अपने को बुद्धिमान समझता है। लेकिन अगर एक बार आप मंच पे आ गए, मान लीजिए भक्तगण कहते हैं कि राहुल गांधी में ज्ञान नहीं है, हम लोगों को लगता है कि राहुल गांधी में बहुत ज्यादा ज्ञान है, तो हम तो कहते हैं खुली चुनौती हो जाए। जैसे अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में दोनों कैंडिडेट जो है वो मंच पे बैठ जाते हैं, आते हैं डायस पे, लोग उन्हें ऑब्जर्व करते हैं, पूरा अमेरिका उनको ऑब्जर्व करता है, टफ क्वेश्चन एंड आंसर्स होते हैं, जिससे पता चलता है कि जनता को पता चले जिसको चुन रहे में है कैसा आदमी, बिल्कुल उसके अंदर कितनी नॉलेज है इकोनॉमिक अफेयर्स के बारे में, एक्सटर्नल अफेयर्स के मामले में, बाकी चीजों के मामले में। और उसमें पूरी ट्रांसपेरेंट वो होती है। जब बाइडेन ट्रंप का हुआ, जब ट्रंप और कमला हैरिस का हुआ, सबने देखा, टफ क्वेश्चन पूछे गए, तनातनी भी हुई, लेकिन जनता को एक अवसर था देखने का। यही प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है। भाई जर्नलिस्ट का काम क्या है? जर्नलिस्ट आपकी पेशेंस को देखना चाहता है जी, और ये देखना चाहता है कि आप कठिन परिस्थिति में घबराते, क्योंकि अपने नेता से हमें क्या चाहिए? हमें अपने नेता से चाहिए, जैसे बच्चा है अपने पिता से क्या आशा करता है कि अगर छोटी सी खराब स्थिति में अगर पिता हाथ पैर पीटने लगे और माता पीटने लगे तो बच्चे को क्या प्रेरणा मिलेगी कि भाई मेरा पिता ही इतना डरपोक है, ये कठिन परिस्थिति
अगर सामना कर सकता तो मैं कैसे करूंगा, तो क्या उसको प्रेरणा मिलेगी। तो देखिए वास्तविकता ये है कि ये जैसे बाइडेन आए थे हिंदुस्तान के अंदर, यहाँ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे थे, उनको अनुमति नहीं मिली थी, यहाँ से दूसरे देश में जाके उन्होंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो एक मौका था। अच्छा ये मानी बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी वाक पटुता में तो किसी से कम है नहीं। अच्छा क्वेश्चन भी बहुत टफ नहीं था भाई, कोई मैथमेटिक्स का या एंटायर पॉलिटिकल साइंस का प्रश्न तो पूछा नहीं गया था। प्रश्न ये पूछा था कि आपके यहाँ मानवाधिकार के बहुत ज्यादा हनन के मामले होते हैं। अच्छा वो देश पूछ रहा है, उस देश की कॉरेस्पॉन्डेंट पूछ रही है, जो देश प्रेस फ्रीडम में नंबर 1 पे है 10 साल से। बिल्कुल जी। और आप बिल्कुल एक प्रकार से लास्ट स्टेज में हैं, आप बिल्कुल क्यूबा और एमिरेट्स और उस टाइप के देशों के साथ खड़े हुए। तो एक मौका था आपको प्रूव करने का कि हम ऐसे नहीं हैं। तो ये कहना चाहिए था, अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री होता, मैं कहता स्पेसिफिक आप वो दीजिए, एग्जाम्पल दीजिए कहाँ आपको लग रहा है मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ, लेकिन वहां बिना बात करे आप चले गए। अच्छा वो लड़की, अब मानी बात है, वो न्यूज तो पूरे वर्ल्ड के अंदर फैल गई है। अब तो जहां मोदी जी जाएंगे, उन्होंने जर्नलिस्ट को एक प्रकार से उत्तेजित कर दिया कि मुझसे प्रश्न पूछो, इस प्रकार की एम्बैरेसिंग पोजीशन बताओ। और हमारे देश के जो भक्तगण हैं बेचारे, जो कहते हैं कि मोदी जी का कोई जवाब नहीं है, मोदी जी नॉन बायोलॉजिकल है, भगवान का अवतार हैं, तो भैया वहां पे अगर जवाब न देकर, अब तो पूरे वर्ल्ड के पत्रकार सब, फिर उसके बाद जो विदेश मंत्रालय के लोग बैठे, मैंने वो देखा किस प्रकार वो तो ऐसे गुस्सा हो रहे थे। भाई आईएफएस ऑफिसर्स को तो ये ट्रेनिंग दी जाती है मिश्रा जी, बिल्कुल किसी भी स्थिति में गुस्सा नहीं होना है और डिप्लोमेटिक आंसर देना है। अच्छा उन्होंने पूछा कि आप पे हम विश्वास क्यों करें, भाई आप अपने देश के अंदर क्या कर रहे हैं, उनका उसका मतलब था एग्जाम्पल से प्रूव कीजिए कि जो मैं कह रही हूँ वो गलत है। तो उल्टा ही उन पे हावी हो गए, हमारी पुरानी सिविलाइजेशन है 5000 साल ही, और जिसको कोई परेशानी है तो वो कोर्ट चला जाए। अरे यार कोर्ट वोट तो बाद का मसला है, पहली बात तो ये है कि आप ये सिद्ध कीजिए कि आपके यहाँ मुसलमानों से भेदभाव नहीं होता है, आपके यहाँ दलितों के ऊपर वो जीप से बांध के उन्हें मारा नहीं जाता है, मणिपुर के अंदर क्या घरों पे आग नहीं लगाई जाती है, ग्राम स्टेन्स की जीप पे उन्हें जिंदा नहीं जला दिया गया था, जो जिंदा जलाने वाला था उसको बाद में एक प्रकार से पुरस्कृत किया गया। आपके यहाँ जो बिल्किस बानो को जिन्होंने रेप किया उनको मालाएं आपने नहीं, तो प्रूव करना चाहिए ना भाई, वी शुड बी ट्रांसपेरेंट। और मैं अगर इनकी जगह होता तो मैं कहता नहीं, हमारे भारतवर्ष में तो ऐसा नहीं होता है। अच्छा अब मुश्किल एक और पैदा हो गई है मिश्रा जी, अब उस पत्रकार ने राहुल गांधी को मैसेज भेज दिया है कि मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। अब मुश्किल ये हो गई है भाई, राहुल गांधी तो स्वीकार कर लेंगे, राहुल गांधी तो 150-200 प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक कर चुके हैं, 12 साल में मोदी जी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। तो अगर राहुल गांधी आएंगे यही प्रश्न राहुल गांधी से पूछा जाएगा। अब मानी बात है कि राहुल गांधी के पास 2 ही विकल्प है, या तो झूठ बोले या सच बोले। अच्छा झूठ तो बोल नहीं सकते भाई, अगर झूठ बोलेंगे तो पत्रकार आप प्रूफ देगी, क्या देखिए ये किया, कहीं आप जाके किसी की दाढ़ी खोल देते हैं, कहीं किसी का फ्रिज खोल के उसे मार देते हैं पहलू खां को, और उसके बाद कहते हैं कि नॉनवेज खाने में कोई परेशानी नहीं है, गाय खाओ लेकिन घर में खाओ, और मछली खाओ, सब कुछ खाओ, और पहलू खां को आप मार देंगे। तो फिर उसके बाद आप ये मणिपुर में आप क्या कर रहे थे, वहां पे जातीय हिंसा क्यों फैला रहे थे। फिर ये जो मंत्री और प्रधानमंत्री और छोटे छोटे मंत्री जाके हिंदू मुसलमान करते हैं और नैरेटिव और सूडो सेकुलरिस्ट लोगों को कह के उनको अपमानित करने का प्रयास करते हैं। भाई हमारे प्रीएम्बल में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि वी हैव टू बी सेकुलर एंड वी शुड बी सेकुलर बिकॉज वी वांट अदर कंट्रीज टू बी सेकुलर वेयर इंडियंस लिव। तो देखिए ये तो एक ऐसी स्थिति बना दी गई है, मुश्किल ये हो गई है, मोदी जी अगर उसका जवाब दे देते, कैसा भी जवाब देते, कुछ भी जवाब देते, इतनी ज्यादा हमारी हिट ही ना होती विश्व पटल पे। अब तो हमारी ये स्थिति हो गई है, जहां मोदी जी जाएंगे लोग उनसे पूछेंगे। अच्छा दूसरे ये भी, अब जो आपने कहा भी कि नॉर्वे वो तो नंबर 1 पर है प्रेस फ्रीडम के मामले में, वो महिला पत्रकार जो हेले लिंग है उन्होंने ट्वीट भी किया कि, और कहा भी कि आप दुनिया में जो प्रेस फ्रीडम में नंबर 1 है उस देश के पत्रकारों के सवाल का जवाब देने से आप बच रहे हैं, भाग रहे हैं। और जब ट्वीट किया उन्होंने तो ये लिख रही हैं बाकायदा कि ये हम देश में प्रेस फ्रीडम के मामले में नंबर 1 है, और 157वें नंबर पर भारत की रैंकिंग का वो जिक्र कर रही हैं, और कह रही हैं, ये भी बता रही हैं कि वो किसके नज़दीक है, वो फिलीपींस, क्यूबा जैसे देशों के आसपास उसका प्रेस फ्रीडम है। वो ये बताना जा रही हैं कि शायद इसी वजह से है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये है, महत्वपूर्ण सवाल, कि क्या
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, लेकिन वो ये सोच कर क्या जाते हैं क्या कि वहां दूसरे देशों में करना तो पड़ेगा ही सामना, क्योंकि एक परंपरा है, दो देशों के जब राष्ट्राध्यक्ष आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो उनको क्या लगता है कि वहां भी वही सवाल पूछे जाएंगे जो यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो नहीं पूछे जाते लेकिन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। उन सवालों की भी काफी चर्चा हो रही है इस समय सोशल मीडिया पर कि हमारे प्रधानमंत्री को किस तरह के सवाल चाहिए। हालांकि वो इससे पहले मुख्यमंत्री रहते हुए इंटरव्यू भी देते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते थे, लेकिन बता देते थे कि उसी हद तक सवाल पूछे जाए जिस हद तक दोस्ती बनी रहे। नहीं देखिए मिश्रा जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में और इंटरव्यू में अंतर है जी भाई। अगर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, मैंने की अभी जैसे कलकत्ता में प्रेस कॉन्फ्रेंस की SIR के मामले में, उसके पहले 1.5 साल पहले मैंने कलकत्ता में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जब अमित शाह साहब ने कहा था कि शेयर खरीद लो और बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, और उसके बाद लगातार पिछले 2 साल से लोगों को 10-15% का नुकसान हो गया जी। तो हमने प्रश्नों का जवाब दिया था। हाँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब है कि द्विपक्षीय संवाद जी, वरना प्रेस नोट दे दीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत क्या है? उसमें जर्नलिस्ट को बुलाने की आवश्यकता क्या है? प्रेस नोट दे दीजिए, लोगों को व्हाट्सएप पे भेज दीजिए कि हम कहना चाहते हैं, ये हमारे मन की बात है, आप नोट कर लीजिए, अखबार में छाप दीजिए। लेकिन अगला आदमी उसकी पुष्टि करना चाहता है ना, वो आपसे तथ्य मांगेगा, आपसे प्रूफ मांगेगा, आपसे वो करेगा, जवाबदेही तय करेगा और उसके बाद डिसाइड करेगा जो आप बोल रहे हैं वो दिल से बोल रहे हैं कि दिमाग से बोल रहे हैं। भाई आप प्रूव कर दीजिए कि नहीं ऐसा नहीं है, हम बिल्कुल ईमानदार हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप उसको जवाब नहीं देते हैं, इसका माने आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप डिक्टेटोरियल नेशन चला रहे हैं, जबकि वास्तविकता ऐसी नहीं। फिर आप कहते हैं साहब इलेक्शन में हम जीत गए 5 स्टेट में, ये तो हिंदुस्तान में जवाब आप दे सकते हो भाई। अगर ये जवाब आप देते, वहां पे अगर जवाब मोदी जी देते तो वो कहते कि बताइए आप CCTV फुटेज को नहीं दिखा रहे हैं जो काउंटिंग सेंटर की है, फिर 27 लाख लोगों के वोट आपने क्यों काट दिए, फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा कि अगले बार वोट दे देंगे, फिर इसके बाद आपने हिंदू मुसलमान का नैरेटिव कैसे चलाया जो चुनाव आचार संहिता के अनुसार उचित नहीं है, बिहार के अंदर आपने 10,000 रुपए इलेक्शन चलते हुए क्यों किया, राजस्थान के अंदर क्यों बंद कर दिया। तो देखिए यही तो क्वेश्चन एंड आंसर से पता चलता है ना कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है जी। लेकिन अगर आप इसे इवेड करते हैं, इसका मतलब यह है कि आपका जो कॉपी है वो अधूरी है, आपका ज्ञान अधूरा है, इसलिए आप जो है इंटरव्यू भाई आप जाइए सिविल सर्विसेज के एग्जाम में, रिटर्न में आपने कर लिया, नकल वकल करके कुछ अपना इधर उधर करके आपने मार्क्स ले लिए, अब आप कहिए मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा, मेरे तो 99% मार्क्स आ गए और मैं इंटरव्यू तो मेरे को सेलेक्ट कर लीजिए। वो कहेंगे नहीं भैया हम देखेंगे वास्तविकता में जो तुमने कॉपी में मार्क्स पाए हैं और जो इंटरव्यू में जब तुमसे टफ क्वेश्चंस होंगे तो पता चलेगा तुमने नकल से पास किया। जैसे एक अच्छा कोई आदमी एक बड़ी अच्छी बात कहा उसने, मैंने सुना नीट का जैसे पेपर हुआ और पहले भी लीक हुआ था 2024 में जी। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं पेपर कैंसिल कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये हो सकता है दुर्घटनाएं हो, अब इसका प्रूव हो सकता है 2 साल के अंदर। भाई जो बच्चे मेडिकल में चले गए 650-700 नंबर लेके, क्या वो अपने एग्जाम पास कर पा रहे हैं? बिल्कुल। भाई जो अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं 25 लाख में पेपर खरीद के उन्होंने मेडिकल में दाखिला तो ले लिया, लेकिन वो 20 साल 15 साल में मेडिकल क्लियर कर पाएंगे? जैसे एक बार हर्षा भोगले जो पहले बड़े अच्छे क्रिकेट कमेंटेटर होते थे, IIM से उन्होंने MBA किया, तो उनसे पूछा कि आप IIM अहमदाबाद गए, आपको क्या महसूस हुआ? तो मुझे ये महसूस हुआ जब मैं गया क्लास में तो मैंने देखा यार एक से एक प्रबुद्ध और बुद्धिमान बच्चे मेरे क्लास में हैं। तो जब मैंने 2 साल बाद पास कर लिया, इसका माने हर्षा भोगले कहने लगे इसका माने यार इंटेलिजेंस तो मेरे अंदर भी है, अगर मैं इन एनवायरनमेंट में इतने अच्छे टीचर्स के सामने और इन बच्चों से कॉम्पीट करके अगर एग्जामिनेशन बिना हुए पास कर सकता हूं, इसका माने आई एम ऑल्सो इंटेलिजेंट। तो इसका मतलब यह है कि आप जो है प्रूव कीजिए भाई हमारे देश के प्रतिष्ठा है, हम देश महान देश है और मोदी जी उसके प्रधानमंत्री हैं, कैसे भी चुने गए वो एक अलग मुद्दा है, सीसी वो अपना चुनाव आयोग के माध्यम से और सब कुछ, लेकिन देन ही हैज टू प्रूव दैट वी आर सुपीरियर टू अदर कंट्रीज। भाई ये तो किसी देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बारे में आपने सुना कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब नहीं देता है, तो इंटरव्यू और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिश्रा जी अंतर है, उसको भी इशू डेफिनेटली, ये तो आम चूस के खाते हैं, काट के खाते हैं, थकते क्यों नहीं है, ये तो भैया वो चीज है, चलिए आपके। लेकिन यार मैं तो ये चाहूंगा, मैं तो एक बच्चे को भी अगर अपने यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में सेलेक्ट करूंगा तो मैं रिटन एग्जामिनेशन से ज्यादा इस चीज को तवज्जो दूंगा कि वो इंटरव्यू कैसे फेस करता है।
और जिस रोल में मैं उसको रख रहा हूं उस रोल में वो कैसा लगता है। जैसे मैं टीचर जब प्रोफेसर्स के इंटरव्यू में लेता था तो मैं यही देखता था ना कि when he will be appearing in the class as to how he would look like, whether he will look like a professor or not, क्योंकि वहां तो इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट को कन्विंस करने की और ये बताने की कि हाँ मेरे अंदर कोई दम है। आपके ज्ञान बहुत हो लेकिन अगर आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो ऐसे टीचर की हमें आवश्यकता थोड़ी है। जी बिल्कुल, लेकिन ये तो सर एक है मामला कि आपका व्यक्तिगत एक अपीयरेंस और आपकी एक व्यक्तिगत चॉइस है, लेकिन दुनिया भर में क्या भारत के बारे में एक सोच बन रही है, वहां के तमाम, नॉर्वे के ही नहीं, यूरोप के तमाम अखबारों में, तमाम मीडिया में इस बात की चर्चा है। और उससे ज्यादा जो चर्चा हो रही है वो तो ठीक है कि प्रधानमंत्री से पूछा और वो चले गए, ये अपनी जगह है। जो विदेश मंत्रालय के अधिकारी जिस तरीके से जवाब दे रहे हैं, और विदेश मंत्रालय के अधिकारी तो उसी प्रोसीजर के तहत वहां पहुंचते हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि वो रिटन एग्जाम भी देते हैं, फिर इंटरव्यू भी देते हैं। उनकी ऐसी कौन सी विवशता थी कि वो इस तरीके से सवाल का जवाब दे? क्या उनके पास सीधा सीधा एक प्रॉपर तरीका नहीं था, या फिर उनको इस तरह के जवाब के लिए इंसिस्ट किया गया? क्या हो सकता है? नहीं, देखिए मेरे ख्याल से अब बानी बात है, उनको ये पता चले, उनकी तो क्लास ली जाएगी अब। हाँ। उनकी तो क्लास ली जाएगी कि बेटा तुम सबसे सीनियर अफसर यहाँ पे बैठे थे और तुमने देश के प्रधानमंत्री का इतना अपमान क्यों करा दिया, ये कैसे हिम्मत हो गई उस कॉरेस्पॉन्डेंट की कि प्रधानमंत्री से, तो वो बौखलाए हुए थे जी। वो मेरे फेस एक्सप्रेशन से लग रहा था ही वॉज वेरी एरोगेंट। एक अधिकारी को वैसे भी अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो एरोगेंस को अपना थोड़ा बाईं तरफ रखना चाहिए। आप कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने बुलाई है, आप बताएंगे? अरे भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं आप तो आप सवाल पूछने के लिए बुलाए हैं, सवाल का सीधे आप जवाब नहीं दे रहे हैं। सवाल पूछा जा रहा है आपका ह्यूमन राइट्स पर, यहाँ पर दूसरी चीज़ों पर, प्रेस फ्रीडम पर पूछा जा रहा है। आप बता रहे हैं कि भारत 5000 साल पुरानी सभ्यता है। अरे वो सबको पता है। अच्छा, एक बात और भी है, जो एरोगेंस की बात आप कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपको कुछ पता ही नहीं है भारत के बारे में। बिना पता हुए वो सवाल तो पूछ नहीं रही है, तो आप मौका तो दीजिए कि वो बताएं आपको पता है या नहीं पता है। नहीं मिश्रा जी, ये ऐसी परिस्थिति हमको गोदी मीडिया में रोज देखने को मिलती है जी, और मेरा तो कई बार पंगा हो चुका है। होता क्या है, गोदी मीडिया वाले हमें इनवाइट करते हैं, भाई हम तो कहीं गोदी मीडिया में खुद तो नहीं वॉक इन करके जाते ना, गेट क्रैश करके तो जाते नहीं। भाई जब उनका गेस्ट एजुकेशन ऑफिसर हमें फोन करता है कि सर आप आ जाइए, अच्छा हम चले गए मान लीजिए, अच्छा वो क्या करते हैं, वहां के जो वो हैं उनकी भी मजबूरी है, उनको अपनी नौकरी कायम रखनी है। उनको गोदी मीडिया वालों को, जो बीजेपी प्रवक्ता है, उनको 10 मिनट देना है, हमें 30 सेकंड देना है। अच्छा उसमें कई बार परिस्थिति बन जाती है, तनाव की पोजीशन बन जाती है। हम कहते हैं यार तुम बदतमीजी मत करो, हमें बोलने का टाइम दो। कहते हैं सर आप जाइए, आपको मैंने कहा देखो बेटा तुम्ही ने हमें बुलाया है, आई एम योर गेस्ट, ना बुलाओ भाई। अगर तुम नहीं बुलाते तो हम नहीं आएंगे, हमको तुमसे कहते थोड़ी हो कि हमें बुलाओ, लेकिन जब तुमने बुलाया है तो हम तुम्हारे गेस्ट हैं, तो यू विल हैव टू ट्रीट मी बेटर। और कई बार ऐसा पंगा हो गया है। अच्छा अब मानी बात है, ये जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है जी, तो जर्नलिस्ट को आपने बुलाया है ना। हाँ। अरे उन्हें आपने, और ये इस लेडी को, ये जो लेडी है जिसने मोदी जी से प्रश्न किया था, इसको पर्सनली बुलाया गया था जी। आप मोदी जी से आप प्रश्न आपका जो हुआ, जो आप पूछना चाहते हैं, तो यू कम टू अवर प्रेस कॉन्फ्रेंस। शी वाज इनवाइटेड, शी वाज अ गेस्ट। गेस्ट कैन नॉट बी ट्रीटेड लाइक दैट। बिल्कुल। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि उसका अधिकार था कि भाई आप बताइए, एक तो आप दूसरे के देश में बैठे हुए हैं। अगर ज्यादा बदतमीजी होने लगी तो लोगों ने वहां कहा भाई दिस इज नॉर्वे, दिस इज नॉट योर इंडिया, ये नॉर्वे है, नॉर्वे के अंदर बैठे हुए हैं आप, नॉर्वे के जो नॉर्म्स है उनका आपको पालन करना पड़ेगा। अच्छा दूसरी बात, महिला का अपमान, बिल्कुल। अरे आपको इतना तो ध्यान रखना चाहिए, यंग लड़की है, एक यंग लड़की को इस प्रकार से अपमान, फिर आप कहते हैं नारी वंदन करेंगे, नारी वंदन करेंगे, तो नॉर्वे में जाके वहीं की जर्नलिस्ट को इस प्रकार से एरोगेंटली आप बात कर रहे हैं, ये कौन सा नारी वंदन हुआ? बिल्कुल, इसीलिए तो अब इसकी चर्चा हो रही है, और इसीलिए जो कंपैरिजन हो रहा है कि भारत 157वें नंबर पर है, नॉर्वे पहले नंबर पर है। और ये सारी परिस्थितियां क्यों आई हैं? इस वजह से आई हैं कि विदेश मंत्रालय ने कैसे उनको ट्रीट किया, कैसे सवालों का जवाब दिया। अच्छा, उससे पहले भी आप देखिए, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री, वो जब वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किए तो उन्होंने भी वही बात कही थी कि वहाँ के पर जो मानवाधिकार की स्थिति है, माइनॉरिटी के साथ जो कुछ हो रहा है, उस पर उन्होंने चिंता जताई। इस पर वहाँ सवाल पूछा गया तो इस पर भी विदेश मंत्रालय के अधिकारी भड़क गए। आखिर
इनको क्या लगता है कि पूरी दुनिया में क्या वही सवाल पूछे जाएंगे जो वो एक्सपेक्ट करते हैं, या पूरी दुनिया को वही चीजें पता है जो उनको लगता है कि यहां पर हम कुछ मीडिया हाउसेस के जरिए लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। यानी आपको बाहर की दुनिया में क्या कुछ हो रहा है इसका कुछ अंदाजा नहीं है। आपको लगता है कि जो आप कह दे रहे हैं और आप अपने जो देश के उस वर्ग तक जो आपके ऊपर भरोसा करता है वहां तक आप गलत सही फेक न्यूज कुछ भी फैला देंगे तो पूरी दुनिया क्या वही जान रही है? दुनिया में और भी उनके पास जानकारी के सोर्सेज होते हैं, तो बहुत सारी खबरें आप छिपाने की भी कोशिश करते हैं तो छिपती नहीं है, चली जाती है। लेकिन ऐसा लगता है कि इन अधिकारियों को यह आभास नहीं है कि दुनिया में हमारे अलावा भी दूसरे सोर्सेज से खबरें जाती होंगी। देखिए मिश्रा जी, मैं तो जर्नलिज्म मैंने नहीं किया हुआ, मैं तो एक टीचर हूँ, आ गया इस फील्ड में। आपने तो जर्नलिज्म किया है। आप बताइए, जर्नलिज्म में अगर मान लीजिए आप इंटरव्यू लेने जाएंगे पुतिन का, तो पहले पूरी रशिया की रिसर्च करेंगे कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। कम से कम 15 दिन आप रिसर्च करेंगे, बिकॉज यू आर गोइंग टू पुतिन। अच्छा, जब हमारे एक मोदी मीडिया की एक एंकर साहिबा गई थी पुतिन से बात करने, और जब उन्होंने कहा था कि आपको हिंदुस्तान का सबसे अच्छा प्रधानमंत्री कौन लगता है, तो पुतिन ने क्या जवाब दिया था? इट्स ए इडियोटिक क्वेश्चन। मतलब यह है, मूर्खता कर रहे हो, बदतमीजी कर रही हो तुम भाई, तुम मेरा अपमान कर रही हो। ये इसका माने तुम सुनना नहीं। उनको ये उम्मीद रही होगी कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं किसी दूसरे देश में तो वहां किसी पार्टी के नेता के पक्ष में प्रचार करके आ जाते हैं, तो शायद पुतिन भी कुछ उसी तरीके का दिखाएंगे अपना एटीट्यूड, और जो वो चाह रही थी शायद वो जवाब उनको मिलता। लेकिन जवाब उनको अच्छा मिला। हमें हमेशा ये इंटरव्यू और जीडी के लिए ये बताया गया, और आपको भी बताया गया होगा जी, जब भी इंटरव्यू में जाइए, और आईएएस सिविल सर्विसेज में जो भी इंटरव्यू देने जाता है, ये ट्रेनिंग सबको होती है। हाँ। एक तो सीधे बैठे, पैर अपने दोनों जमीन पे होने चाहिए, दोनों हाथ हत्थे पे होने चाहिए, आंखें आपकी सामने होनी चाहिए, और गर्दन आपकी तनी होनी चाहिए। आपने वो गोदी मीडिया के पत्रकारों की बॉडी लैंग्वेज देखी थी? देखी थी। तो बिल्कुल एटिकेट्स और प्रोटोकॉल का पालन कर रहे थे। वो तो पैर नीचे रखे, हाथ हत्थे में रखे, अपनी नेक रख के बात कर रहे थे, और मोदी मीडिया के पत्रकार पैर पे पैर रख के बैठे हुए थे। अरे यार, पैर पे पैर रख के बैठना एक वर्ड के एक स्ट्रॉन्ग आदमी के सामने एक प्रकार की तौहीन थी। अरे पर्सनल मीटिंग थोड़ी, उनके घर के रास्ता उसके ड्राइंग रूम में थोड़ी बैठे थे तुम। एक इट वाज ए ऑफिशियल प्रीफिक्स मीटिंग। तो देखिए ये चीज है। अब मानी बात है, जर्नलिज्म का मतलब ये होता है, जर्नलिस्ट का काम ही यही होता है कि आप जो भी फील्ड में जाएं तो आप बिल्कुल ऐसा थोड़ी है कि आपको जो बता दिया जाएगा आप उसको नोट कर लेंगे और छाप देंगे। अब छाप देंगे तो वहां का जर्नलिस्ट कैसी तैसी कर देगी वहां की जनता, और क्या वो कह रही है यार ये प्रूफ दिख रहा है आपको, आपके मकान तोड़े जा रहे हैं, झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं, दाढ़ी नोची जा रही है, यहाँ मारा जा रहा है, वहां पीटा जा रहा है, और जय श्री राम मुसलमानों से कहलाया जा रहा है। अरे क्यों कहला रहे हो भाई? हम हिंदू हैं, हम जय श्री राम कहेंगे, हम जय सिया राम कहेंगे, तो मुसलमानों से क्यों कहलाते हो? इसका माने दुबई में जाओगे, कुवैत में जाओगे, बहरीन में जाओगे तो एयरपोर्ट में घुसने से पहले वो कहेंगे अल्लाह अकबर कहो तब घुसने देंगे, वरना नहीं। ये तो पूरे विश्व के अंदर एक प्रकार का एनार्की फैल जाएगी। अरे यार, जो जिसको कहना है, हम जय सिया राम कहते हैं, हिंदू है, तुम्हें जो कहना है तुमको, हमें जो कहना हम कहें, हम अपनी पूजा पद्धति करें, हम अपना हनुमान चालीसा पढ़ें, हम अपना गायत्री मंत्र पढ़ें, तुम्हें भैया कुरान पढ़नी है तुम कुरान पढ़ो, तुम्हें गुरु ग्रंथ साहब पढ़ना है तुम पढ़ो, एक दूसरे का सम्मान रखो। तो ये हिंदुस्तान कोई आइसोलेटेड वर्ड तो है नहीं, वी हैव टू लिव इन दिस वर्ल्ड। लेकिन यहाँ पे तो लोग ऐसा समझ रहे हैं कि यहाँ पे जो आप दूसरे अल्पसंख्यकों पे कर रहे हैं वो पूरा विश्व वॉच नहीं कर रहा है। क्या अमेरिका इस बात से चिंतित नहीं है? वहां अगर न भी हो, वहां की रूलिंग पार्टी न भी हो, तो वहां की जनता तो चिंतित है कि आप यहाँ पे क्रिसमस के अंदर गिरजाघरों में क्यों घुस गए? आपने देश के अंदर, आपने मॉल के अंदर जो जीसस की वो लगी थी मूर्ति, उस पे उनका अपमान क्यों किया, और वहां जाके गुंडागर्दी क्यों की? नहीं होनी चाहिए भाई, हमारे धर्म मानने वालों। फिर आपने कल ही देखा, न्यूज पॉइंट पे बात हो रही थी, पाकिस्तान ने नाम बदल दिए, हिंदू नाम रख दिए वहां के पुराने शहरों। अरे यार, वो तो हमारे रास्ते में चल रहे हैं, हमें सीखे, हम जाने अपना एक धर्मांधता और गंदगी गंदे रास्ते पे जैसे छोड़ दिया है पाकिस्तान ने, हम उस रास्ते में घुस रहे हैं, तेरी गली में घुस रहे हैं, क्योंकि हमें केवल सत्ता चाहिए। सत्ता के लिए देश चाहे बर्बाद हो जाए, और हम लोग देश के लिए लड़ रहे हैं। हमें सत्ता बत्ता कुछ नहीं चाहिए, हमें किसी राजनीतिक दल से कोई मतलब नहीं है, लेकिन देश इस प्रकार से
ये अंधकार की ओर ले जा रहे हैं और देश को तोड़ने का षड्यंत्र रच रहे हैं ये लोग, जो पहले भी एक बार टू नेशन थ्योरी सावरकर ने बनाई थी, उसी सावरकर की टू नेशन थ्योरी को अब ये बीजेपी आरएसएस हिंदुस्तान में लागू कर रहे हैं। अच्छा, ये कुछ कल हुआ सर उसका, या फिर वहाँ उससे पहले नीदरलैंड में हुआ, वहाँ के प्रधानमंत्री का जो बयान था, कोइंसिडेंस देखिए कि ये कल ही सुप्रीम कोर्ट में भी, हम लोगों ने कल उस पर बात भी की थी कि यहाँ जमानत को लेकर और उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणी रही। उन्होंने अपने ही सुप्रीम कोर्ट के ही कुछ फैसलों को लेकर और जमानत ना देने को लेकर किस तरीके से नाराजगी जताई, और उस नाराजगी के पीछे भी यही रहा कि अगर दो लोगों को, कुछ लोगों को जमानत किस आधार पर नहीं मिल रही है, तो ये भी ये दिखा रहा है कि कार्यपालिका से लेकर न्यायपालिका तक ये चीजें दिखाई पड़ रही हैं कि भेदभाव लोगों के साथ हो रहा है। आखिर कहने का मतलब उन दोनों जजों का, जो दो जजों की पीठ थी वहां पर सुप्रीम कोर्ट में, यही मतलब था, ये जो नाराजगी उनकी थी, और ये चीज वहां पर दिखाई पड़ रही है। तो आप, सवाल ये है कि कैसे इन चीजों से आंखें फेर सकते हैं, और आप अगर फेर ले रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि दुनिया को ये सारी बातें पता नहीं है, का आप दुनिया में इन सारी चीजों को कैसे जस्टिफाई करेंगे, ये आप बहुत बड़ा सवाल है, और जो नहीं कर पा रहे हैं वो दिखाई पड़ रहा है। अच्छा मिश्रा जी, एक चीज बताइए, बंगाल के अंदर आपने क्या देखा? क्या पूरे विश्व ने नहीं देखा? क्या आपको आश्चर्य नहीं हुआ? वहां पे एक व्यक्ति जो पहले टीएमसी में था, उसके पहले कांग्रेस में था, नकद घूस राशि लेते हुए पकड़ा गया जी। चलिए, फिर सादा स्कैम में उसका नाम आया, तो बीजेपी में चला गया, मशीन में नहाया, और उसके बाद बीजेपी का नेता बन गया, और अब नेता बन गया जी। नेता बनने के बाद वो क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? केवल सबका साथ सबका विकास नहीं होगा, सबका हिसाब भी होगा, और मैं मुसलमानों ने क्योंकि मुझे वोट नहीं दिया तो मैं इनका काम नहीं करूंगा, मैं इनका हिसाब करूंगा। अब ये बताइए, ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एक चीफ मिनिस्टर को स्टेटमेंट देना चाहिए क्या? इसको विश्व पटल पे वहां के जर्नलिस्ट ने इसकी मीमांसा नहीं की होगी क्या? बिल्कुल। अरे खुलेआम ये बिल्कुल इस तरह के नारे लगाए जाते हैं, फिर उसको कहते हैं साहब ये हेट स्पीच नहीं है। अरे आप देश को, भैया हमारी भारत माता को, हमारे देश को, इतना महान देश, इतनी पुरानी संस्कार और संवेदना वाला देश, उसको क्यों बर्बाद कर रहे हो? मेरे हिंदू धर्म को, मेरे सनातन धर्म को जो संवेदनशील था उसका बदनाम, और इसको क्यों पूरे विश्व में इसका वो कर रहा है? क्यों हमारे हिंदू भाई बहन जो क्रिश्चियन मुसलमान देशों में रह रहे हैं उनके लिए खतरा मोल ले रहे हो? तो देखिए, ये बात तो सही है, पूरा विश्व जानता है ये गांधी का देश नहीं है, गोडसे का देश बन गया है। लेट अस बी वेरी फ्रैंक जी। बिल्कुल, हिंसा और ये गुंडागर्दी और मारपीट और ये मारा वो मारा, अभी उड़ीसा का एक सोशल मीडिया में आपने देखा होगा, वो भी मार जिसको भी हिंदू लड़का है, दो लड़के लड़कियों से बुरी तरह उसको मार रहे हैं, लड़की उस लड़के के ऊपर लेटी हुई है कि इसको मत मारो, उसके सारे हाथ पैर तोड़ देते हैं। मारने वाले भी हिंदू हैं और मार खाने वाला भी हिंदू है, ये नहीं है कि मुसलमान। अब जो बड़े बड़े, एक यूपी की घटना है, बुलडोजर लेके आया मकान तोड़ने, तो वो कह रहा है मैं राजपूत हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मेरा घर क्यों तोड़ रहे हो? अरे भैया, घर तो सबके टूटेंगे, अब टूटेंगे। हाँ, इस प्रकार से दाम 1 रुपए और बढ़ा दिए। अब बताइए, बेचारा गरीब आदमी, आज मैं गया अपने कुछ खरीदारी करने, तो वहां ओला जब लौटने के लिए मैंने ओला बुक की, कम से कम आधे घंटे मुझे ओला नहीं मिली। ये पहली बार ये घटना घटी। कारण जैसे ही मैं बुक करता था, ओला की तरफ से जवाब आता था, साहब अब ये जो ड्राइवर्स हैं ये 20 और 30 रुपए की टिप पे काम नहीं करेंगे। जब मैंने 100 रुपए की टिप दी, तब वो मुझे उठाने आया। अच्छा, उसकी भी मांग जेन्युइन है। वो कहता है साहब जब सीएनजी के दाम बढ़ गए और ओला वाले हमारे दाम नहीं बढ़ा रहे, तो हम तो गाड़ी लेके नहीं आएंगे, खड़े रहो, आप बैठे रहो, हम तो तब लेके आएंगे जब टिप आप 100 रुपए करो। गाड़ी में अपनी बेच चुका हूँ, तो मेरे को ओला पे ही डिपेंडेंट हूं मैं दे के ज्यादा पैसा आया। तो हर जगह एक्सप्लॉयटेशन होगा, बिल्कुल एक्सप्लॉयटेशन होगा। दाम तो बढ़ने ही है, वो कहा भी है और वो सही भी साबित हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा था कि अभी जब 5 दिन पहले बढ़ाया गया था कि ये तो बढ़ने ही थे, और ये तो अभी शुरुआत है, किस्तों में बढ़ेंगे, और आज उसकी दूसरी खेप भी जारी हो गई है। सीएनजी के पहले ही बढ़ गए, आगे अभी कब तक बढ़ेंगे देखना है। लेकिन इन सब से अलग जिस तरीके से अब ये पूरी दुनिया में देश के प्रेस की आज़ादी की चर्चा हो रही है, और विदेश मंत्रालय के अधिकारी उसको दिखा भी रहे हैं कि हाँ, भारत में प्रेस की कितनी आज़ादी है और प्रेस की क्या स्थिति है।
और दुनिया के में जाने के बावजूद वो इसी तरीके से वहाँ के प्रेस को भी ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, उसकी पूरी दुनिया में जो चर्चा हो रही है निश्चित तौर पर उससे देश का नाम खराब हो रहा है। और खराब होगा क्यों नहीं। आप तमाम चीज़ें जो अपने देश में घट रही हैं आप उनको रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, बढ़ावा देंगे तो फिर देश की बदनामी होगी। अपने मुंह से चाहे हम जितना डंका बजा लें और कहें कि पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए और बहुत सारी जानकारी आपने दी। लेकिन जो कुछ भी हुआ है प्रेस फ्रीडम के नाम पर हमारी रैंकिंग तो बहुत नीचे रहती भी है, लेकिन इस रैंकिंग की वजह की जो चर्चा हो रही है पूरी दुनिया में वो देश की गरिमा को और भी ज़्यादा आघात पहुंचाने वाली है। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।